हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस सेशन में हम मॉड्यूल ए का चैप्टर 3 दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम इकोनॉमिक प्लानिंग का जो पूरा का पूरा इंडिया में सेटअप है, व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री, इन चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है और बहुत ही सरल भाषा में फटाफट से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 to 8 जुलाई जो हमारा फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन क्लासेस हमारे चल रहे हैं, जो कि आपका एक बेस बनाने की कोशिश है हमारी विद रेस्पेक्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 सब्जेक्ट दैट इज पीपीबी, एएफएम एंड आईईआईएफएस। उन क्लासेस में सबसे पहले मेघा मैम का क्लास जो है पीपीबी का, वो मंडे को आपको अवेलेबल होगा एट 7 PM इन द इवनिंग। तो निशांत सर का क्लास है एट 7 PM ऑफ एएफएम एंड मेरी क्लास आईएआईएफएस की जो कि 7 PM पर आपको अवेलेबल रहती है, राइट। तो इस तरीके से डेली जो वीक डेज है हमारे, सारे के सारे हम जो है 7 PM पर ये क्लास लेकर आ रहे हैं ताकि आपको डेली का जो हेल्प है वो हम कर सके विद रिस्पेक्ट टू दीज सब्जेक्ट्स। तो यहाँ सबसे पहले हम इकोनॉमिक प्लानिंग इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो इसको समझने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग एक्चुअली होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो जब भी हम कोई चीज करने जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी बहुत ही लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज है। इन सारे एक्टिविटीज को अच्छे से मैनेज करने के लिए थोड़ी प्लानिंग की तो जरूरत होती है। तो इस तरीके से फॉर्मल तरीके से जब हम प्लानिंग करते हैं, ऐसे एक इकोनॉमी को हम प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि ये इकोनॉमी एक प्लान के बेसिस पर एक्टिविटीज कर रही है। इसी तरीके से इंडिया को प्लान्ड इकोनॉमी बनाने से रिलेटेड 1930s में हमने ये डिसीजन ले लिया था। यानी कि आजादी 1947 में मिली हमें, बट उससे पहले हमने ये डिसीजन ले लिया था, राइट। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में बनाया जाता है, जहां पर 1950 में एक्चुअली हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। प्लानिंग कमीशन एक ऐसा बॉडी है जो कि जिससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारे किसी भी एक्ट में दिया नहीं गया है, बट ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है। ये बॉडी एडवाइस करेगी कि भाई प्लान किस तरीके का होना चाहिए। क्या प्लान? जो इकोनॉमिक प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें, क्या हमारा फोकस एरिया होना चाहिए हमारे इकोनॉमी में, किस तरीके से हम उस फोकस एरिया से रिलेटेड जो टारगेट्स है उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे, उस प्रोसेस में हमारे क्या स्टेप्स होंगे, उन्हें हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सारी चीजें, राइट। तो इससे रिलेटेड डिसीजन जो प्लानिंग कमीशन है वो लेगी, बट वो गवर्नमेंट को एक तरीके से एडवाइस देने के लिए बनाई गई थी। बट आगे जाकर हम प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करते हैं और 2015 में नीति आयोग को एस्टेब्लिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो 5 ईयर प्लान था, ये प्लान था जो कि 1951 में लाया गया था। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 ईयर प्लान क्या होता है एक्चुअली। तो ये प्लानिंग की तो हमने बात कर ली। हमने कहा कि जो प्लान है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी काम को करने के लिए प्लान जरूरी है, तो हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए भी प्लान जरूरी है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है किसी भी प्लान के, कि हमारे फोकस एरिया क्या है, हमारे टारगेट्स क्या है, ग्रोथ से रिलेटेड उन टारगेट्स को हम किस तरीके से अचीव करेंगे, और साथ में हमारा जो फोकस एरिया है उसमें स्टेप्स लेने से रिलेटेड हम और क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि ये प्लान हम 5 साल के लिए बनाने लगे, तो उसे हम 5 ईयर प्लान कहते हैं। एक्चुअली ये चीज रशिया जो है रशिया में किया जाता था। सबसे पहले रशिया में लाया गया था कि 5 साल के लिए एक प्लान हम बनाएंगे और 5 साल हमारा फोकस एरिया सेम रहेगा। 5 साल के लिए हम टारगेट सेट करेंगे, उन टारगेट्स को सेट करने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं उन सभी को डिसाइड करेंगे। तो उसे हम 5 ईयर प्लान कहने लगे। इस तरह का सबसे पहला 5 ईयर प्लान 1951 में आया। तो 1951 में हमें थोड़ा सा तो आइडिया होगा कि जब इंडिया की अगर हम बात करें तो जब इंडिपेंडेंस मिला तो हमारे सामने सबसे पहला ऐसा चीज जिस पर हमें फोकस करना चाहिए वो था एग्रीकल्चर। यानी कि हम अपने खुद के लोगों को फीड करने से रिलेटेड उतने फूड ग्रेन्स भी इंडिया में उगा नहीं पा रहे थे, तो एग्रीकल्चर हमारा फोकस था। साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमारा फोकस था। ऐसे ही अलग अलग 5 ईयर प्लान्स में अलग अलग फोकस एरियाज रहे हैं, उनको हम काफी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले एक प्लानिंग में होता क्या है, जो इकोनॉमिक डिसीजन है हमारे विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, ये 3 मेन इकोनॉमिक हम कह सकते हैं एक्टिविटीज हैं एक इकोनॉमी में जो चलते हैं, कि प्रोडक्शन हो रहा है भाई और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अलग अलग जगह पर जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद लेट्स से आपके घर के पास के शॉपकीपर के पास जो बिस्किट है कहीं पे बना हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर आया है।
अब ये कंज्यूम किया जाएगा आपके द्वारा, आप पैसे देकर इस बिस्किट को खरीदोगे और फिर कंज्यूम किया जाएगा। तो ये 3 मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। इन्हीं 3 मेन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड प्लान बनाया जाता है कि कैसे-कैसे एक स्पेसिफिक इकोनॉमी में इसको करना होगा, राइट? क्योंकि ये हर एक इकोनॉमी के लिए अलग तरीके से होगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के लिए प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंज़म्पशन, इसके जो मायने हैं, इनके जो पैरामीटर्स है वो अलग होंगे विद रिस्पेक्ट टू यूएसए, है ना? तो ये चीज़ है। इस वजह से अलग-अलग कंट्री को अलग-अलग प्लानिंग करनी पड़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, और इन सारे एक्टिविटीज़ के बेसिस पर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे प्लान के, वो है इकोनॉमिक एज़ वेल एज़ सोशल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ इकोनॉमिक टारगेट्स हमारे नहीं हैं, हमारे टारगेट सोशल भी हैं। आज के डेट में तो एनवायरमेंटल टारगेट्स भी हम जो है प्लानिंग के थ्रू करते हैं। ऑल्दो आज के डेट में 5 ईयर प्लान्स नहीं बनते इंडिया में, लेकिन जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है उनमें एनवायरमेंटल कंडीशंस को ध्यान में रख के चीज़ों को किया जाता है। सोशल का मतलब क्या है? जैसे पुअर पीपल हैं, उनको आगे बढ़ाना, वुमेन, इनको एम्पावर करना, साथ में जो लोग फिज़िकली हैंडिकैप्ड हैं, उनको भी एम्पावर करना, इन चीज़ों से रिलेटेड भी स्टेप्स लिए जाने हैं। सिर्फ ये नहीं देखना है कि जीडीपी बढ़ रहा है या नहीं, उससे रिलेटेड स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं। ओके, तो आज के डेट में इवन एनवायरनमेंट, ये सब करते हुए एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, जीव-जंतुओं को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। तो दीज़ आर द ऑब्जेक्टिव्स, राइट? अब इसके हमें जो है ऑब्जेक्टिव्स तो देख लिया, अब टाइप्स हमें देखने हैं। टेरिटोरियल यानी कि पूरे कंट्री से रिलेटेड, या फिर कंट्री के थोड़े पार्ट से रिलेटेड हम प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर स्टेट्स जो है अपने खुद की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसे हम पॉलिटिकल रीजनल प्लानिंग कह सकते हैं। साथ में कई बार पार्टिसिपेटिव प्लानिंग होती है, जहाँ पर हम प्लानिंग को, या तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लानिंग का अलग-अलग स्टेजेस हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेज है जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे प्रॉब्लम्स और फोकस एरियाज़ क्या होने चाहिए। उन फोकस एरियाज़ में से हम डिसाइड करेंगे कि हम किस तरीके से कौन से प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। इसके बाद इनको कैसे टैकल करेंगे, उस चीज़ पर हम ध्यान देंगे, राइट? तो इन सभी जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स में हम ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंटर में, सिर्फ वो डिसीजन ले रही है और फिर स्टेट्स को बोल रही है कि तुम इम्प्लीमेंट करो। या फिर ये हो सकता है कि स्टेट्स और यूनियन सब मिलकर ये डिसीजंस को ले रहे हैं और बाद में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट? टेम्पोरल हो सकता है, यानी कि टाइम रिलेटेड। कई बार प्लानिंग जो है 1 साल के लिए की जाती है। ऐसे प्लान को हम रोलिंग प्लान कहते हैं। कई बार ये 5 साल के लिए की जाती है, वो हो सकता है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कई बार प्लानिंग की जा सकती है, और इन सभी में गवर्नमेंट का जो रोल है, उसके बेसिस पर अलग-अलग टाइप की प्लानिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लानिंग। एक को हम जो है इम्परेटिव प्लानिंग कहते हैं, दूसरे को इंडिकेटिव प्लानिंग कहते हैं। तो इम्परेटिव प्लानिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट चलाएगी, और प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। इंडिकेटिव में गवर्नमेंट सिर्फ इंडिकेट करती है कि आपको ये करना है, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, बाकी आप देख लो। ठीक है, तो ऐसे इंडिकेट करती है। और जब भी प्राइवेट सेक्टर किसी भी मुसीबत में आता है, तो गवर्नमेंट उन्हें जो है उस मुसीबत से निकालने का काम करती है। यहाँ पर गवर्नमेंट एक तरीके से रेगुलेट एंड सुपरवाइज खाली करती है, कि देखती है कि ये चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं या नहीं, और प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ रहा है या नहीं, बस इंडिकेट। ठीक है, ये इंडिकेटिव प्लानिंग। तो ये टाइप्स हैं प्लानिंग के। साथ में रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड होते हैं प्लानिंग के लिए, आप ये देखते हो कि भाई इतने पैसे यहाँ खर्च करने हैं, इस स्कीम में इतने पैसे खर्च होने हैं, इस तरीके से हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ऐसे हमें जो है हमारा एग्रीकल्चर को आगे ले जाना है। भाई सबके लिए पैसे चाहिए, है ना? रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो रिसोर्सेज कहाँ से आएगा? एक तो डेफिसिट फाइनेंसिंग हो सकता है, जहाँ पर जो भी इन सभी चीजों के लिए जो पैसे हमें चाहिए होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। और हमारी इनकम, जैसे गवर्नमेंट की हम बात करें, वो इसमें अगर मिसमैच है तो उसे हम डेफिसिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर 10 रुपए हम खर्च करना चाहते हैं, इनकम 5 ही रुपए है, तो एक्स्ट्रा हमें क्या चाहिए? एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर 5 रुपए और चाहिए, जो कि डेफिसिट बन जाता है। तो इस डेफिसिट को फाइनेंस करने की जरूरत है। ये 5 रुपए जो हमें खर्च करने हैं किसी भी तरीके से, कहाँ से लाएंगे हम? या तो आप बोरो कर सकते हो, या तो आप कह सकते हो आरबीआई फटाफट नोट प्रिंट करो, राइट? तो गवर्नमेंट ये चीजें कर सकती है, तो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग बाय आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कई बार आज आज के डेट में तो नोट नहीं प्रिंट करती, बट अलग अलग तरीके से, जिन्हें हम एडवांसेस कहते हैं, वो देती है, लोन्स वगैरह देती है गवर्नमेंट को, ताकि ये जो डेफिसिट है, 5 रुपए जो एक्स्ट्रा चाहिए, वो आरबीआई प्रोवाइड कर सके। डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस, तो कई बार टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है,
कई बार जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, इसे ही कम कर दिया जाता है कि भाई 10 रुपए नहीं, हम 8 ही रुपए खर्च करेंगे, 5 रुपए कहाँ से लाएंगे हम, राइट? तो बजटरी सोर्सेस हो गए। इसके साथ फॉरेन असिस्टेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए ने कहा कि इंडिया भाई ये लो पैसे और तुम इसे यूज करो, राइट? तो ये हो सकता है। इस तरीके से इन स्टेप्स को जब लिया जाता है, वहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, उस को उसके लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, वो सब हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो इन सभी सोर्सेस में से सबसे ज्यादा पैसे जो गवर्नमेंट यूज कर पाती है, वो होता है फ्रॉम द डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस। ठीक है, डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस यानी कि बजट में जो चीजें दी गई हैं, उन सोर्सेस को यूज करके गवर्नमेंट सबसे ज्यादा और अच्छे तरीके से अपना जो डेफिसिट है उसे फाइनेंस कर सकती है। तो ये जो डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस है, इनमें से एक हो गया टैक्सेस, दूसरा हो गया जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो, फाइन्स फीस वगैरह हो गया जो गवर्नमेंट का एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर है, इनकम है, उसमें गवर्नमेंट की ऑगमेंटेशन करती है, राइट? इनकम बढ़ाती है, टैक्स बढ़ाया तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ गई, राइट? तो ये चीजें की जा सकती हैं। सबसे बड़ा पार्ट इसी का होता है। सो आई होप अब जब आपको इन चीजों का आइडिया है, आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू प्लान फाइनेंसिंग इन इंडिया? ठीक है, जो भी 5 ईयर प्लान है, उनमें से प्लान फाइनेंसिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा कंपोनेंट दे रहा है? डेफिसिट फाइनेंसिंग या फाइनेंसिंग बाय आरबीआई? आरबीआई के द्वारा जो फाइनेंस किया जाता है इसको, एक्सपेंडिचर को, डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस या फिर फॉरेन असिस्टेंस, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सबसे अच्छे तरीके से इनको जो है सबसे हाईएस्ट प्लान फाइनेंसिंग का जो रोल है वो निभा रहा है? वी नो वो है डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस। इससे सबसे ज्यादा जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट को मिलते हैं। सो सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। थैंक यू दोस्तों। अब अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241। hello@edutap.co.in पर आप हमें जो है मेल भी कर सकते हो, एंड यू कैन लेट अस नो कि आपको ये क्लासेस कैसे लग रही हैं, या फिर अपने क्वेरी को आप यहाँ पर दे सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।